हेलो एवरीवन। तो पहले अपडेट की बात करके ले तो यूएस और ईरान के बीच में जो वॉर चल रही थी एक महीने से, वो 2 हफ्ते के लिए रुकती हुई दिखाई दी है। जो डेडलाइन थी उसके जस्ट 1 घंटे पहले यूएस ने ट्वीट किया था, अभी के लिए ईरान ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको कंट्रोल करेगा, पर जो कंडीशन है अभी भी मानी नहीं है यूएस ने, उसके लिए अलग बात होगी। और जो ये बात करवाई है सीज फायर वाली 2 हफ्तों के लिए, वो पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर करी है मेनली। और जो आगे की नेगोशिएशन होगी वो 2 हफ्तों के बीच में होगी। और जिसके बाद गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं, सिल्वर के प्राइस बढ़े हैं, ऑयल की वैल्यू थोड़ी कम हुई है। और 7 सालों बाद फर्स्ट टैंकर आएगा तेल का ईरान से इंडिया। 2019 में आया था लास्ट बार, उसके बाद सैंक्शन लगाए थे यूएस ने, तो उसके बाद से कोई भी हमारे बीच में ऑयल के ट्रेड नहीं हुई थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सऊदी से आता था, अलग अलग जगह से आता था, वहां से नहीं आता था। अब 7 सालों बाद आएगा। और अब बात करें इंडिया के ट्रेड डेफिसिट की, वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। हमने इंपोर्ट ज्यादा किया है, एक्सपोर्ट कम किया है, और इसका रीजन है गोल्ड हमने सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया है दूसरे नेशन से, और हमने एक्सपोर्ट कुछ कर नहीं पाए। बहुत सारे फैक्टर थे, एक तो वॉर चल रहा था, डिमांड कम थी पूरे दुनिया में, और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला रास्ता था वो ब्लॉक था। इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो 0.2% ईयर ऑन ईयर से घटता हुआ दिखाई दिया है। और इंपोर्ट की बात करें तो 22% से हमारे इंपोर्ट बढ़े हैं दिस ईयर, अभी तक अप्रैल तक। और जो ये मार्जिन है बीच का, ये बहुत ज्यादा है, 0.2 और 22%। अब सोच के लो, जो 21 पॉइंट कुछ समथिंग होगा वो ट्रेड डेफिसिट है, वो अगर इतना कम ज्यादा होगा उतना सही है। हमको एक्सपोर्ट इंपोर्ट या तो बराबर में लाना पड़ेगा, या हमको एक्सपोर्ट ज्यादा करना पड़ेगा, इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, तो फायदा होगा। अभी हम घाटे में चल रहे हैं कुल मिला के। और अब बात करें आरबीआई की, तो उन्होंने रेपो रेट अनचेंज रखा है फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए। 5.25 जो % था बेसिस पॉइंट में, उतना ही रखा गया है, क्योंकि मामला स्टेबल है, पर इन्फ्लेशन के रिस्क अभी हाई है। तो अभी के लिए रेट में जो पैसा घूम रहा है वो ही घूमेगा, और जो इंटरेस्ट रेट है, जो वगैरह वगैरह रेट है, वो सब सेम रहेंगे। और अब बात करें इंडिया के फॉरेन रिजर्व की, तो वो भी हमारा बड़ा है, 697 बिलियन है करंटली एज ऑफ नाउ अप्रैल 3 के हिसाब से, और $728 बिलियन था हमारा फरवरी में। तो $21 बिलियन हमारे 2 हफ्ते के अंदर खर्च हुए हैं। पर ये है कि गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे, हमारे रिजर्व में गोल्ड भी है, तो गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे तो हमारा फॉरेन रिजर्व भी बढ़ेगा आने वाले टाइम में। अभी जब स्टेबल है इकोनॉमी तब सही चलेगा। पर आप सोच के चलो, 2-3 हफ्तों में ही $21 बिलियन हमारे खर्च हुए हैं। क्रूड ऑयल के प्राइसेस की वजह से हमारे कितने पैसे खर्च हुए 2-3 हफ्तों के अंदर। अगर ये वॉर 3-4 महीने चलती तो हमारे 100-200 बिलियन गायब, सीधा ही गायब हो जाते। अब बात करें परप्लेक्सिटी की, हमेशा अटकता हूं मैं, तो इनका रेवेन्यू 1 मंथ के अंदर 50% से बढ़ा है। उनका ARR जो है 450 मिलियन है। अब ARR क्या होता है, जो उनके सब्सक्रिप्शन मॉडल चलता है, ठीक है, परप्लेक्सिटी में। तो ARR है जो रिपीटिंग कस्टमर है, उससे कितना रेवेन्यू आ रहा है सब्सक्रिप्शन में पर ईयर में। तो इनका 450 मिलियन है, यानी कि जो बार बार कस्टमर आ रहे होंगे सब्सक्रिप्शन लेके, तो उनका जो रेवेन्यू बन रहा है वो है ARR। समझे? इतने आसान भाषा में बता दिया, इससे सिंपल आपको कहीं बता दिया, मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना। अब बात करें क्रेडिट बी की, जो कि एक लोन प्रोवाइड करता है कस्टमर को, होम लोन, बिजनेस लोन, 2 व्हीलर का लोन, प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन। वो बन गई है यूनिकॉर्न 1.5 बिलियन वैल्यूएशन के साथ। उन्होंने सीरीज ई राउंड में $280 मिलियन की फंडिंग उठाई थी, जो कि बड़े बड़े इन्वेस्टर है वहां से, तो उसके बाद इनकी वैल्यूएशन इतनी पहुंच गई है। और इनके अभी के लिए 18 मिलियन यूनिक लोन कस्टमर हैं, जो कि अभी 60 मिलियन ज्यादा से भी लोन दिया है इन्होंने अक्रॉस इंडिया। 2023 में इन्होंने $100 मिलियन रेज किए थे सीरीज डी राउंड में, उस टाइम इनकी वैल्यूएशन 700-800 मिलियन के करीब थी। अब 1.5 बिलियन की है। इनके मेरे ख्याल से इनका आईपीओ भी आने वाला है, जल्दी आएगा 1-2 साल के अंदर। तो अब बात करें अडानी की, तो अडानी ग्रुप ने अनाउंस किया है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वर्थ ऑफ 33,081 करोड़ के, यानी कि अगर डॉलर में बात करें 9×3=27, 3-3.5 बिलियन के करीब होता है। और जिसमें से फर्स्ट प्रोजेक्ट है इनका डाटा सेंटर बनाना है भुवनेश्वर में, जो कि 800 करोड़ का बनेगा, और थर्मल प्लांट बनेगा कटक में, जो कि 30,000 करोड़ रुपीस का बनेगा। और तीसरा प्रोजेक्ट है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, कटक में ही बनेगा, जिसमें 2100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी। और उससे पूरे तीनों प्रोजेक्ट को मिला के 10 से 12,000 जॉब्स क्रिएट होंगी। तो अब बात करें जोहो की, तो जोहो ने रिपोर्ट किया है 12,313 करोड़ का रेवेन्यू, जिसमें से 3,191 करोड़ का इनका प्रॉफिट है फाइनेंशियल ईयर 25 में। और इनकी ग्रोथ है 17% से ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ है, जो कि अच्छी बात है, सही है, स्टेबल है। अगर इस चार्ट में देखोगे फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 का कंपैरिजन, ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू 25 में बढ़ता हुआ दिखाई दिया 17% से, और एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं उसके साथ, और रेवेन्यू स्टेबल है, बल्कि घटाई है 3% से। क्यों? क्योंकि अभी ये कंपनी एक्सपेंड कर रही है ग्लोबली, तो इनको अभी मार्जिन थोड़ा कम रखना पड़ेगा अपना जगह बनाने के लिए, ठीक है। और इनके मोस्टली सेल जो IT मैनेजमेंट और जो सर्विस प्रोवाइड करती है ये अलग अलग देशों में, तो वहां से आती है। अगर ज्योग्राफिकली देखोगे तो
इनकी सबसे ज्यादा रेवेन्यू अमेरिका से बना है, क्योंकि वहाँ सर्विस प्रोवाइड करती है कंपनी। 5,000 करोड़ का रेवेन्यू वहाँ से बना है। यूरोप से 2800 करोड़ का बना है। एशिया कुल मिला के 3700 करोड़ का रेवेन्यू मिला है। और ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका से कम आया है, लैटिन अमेरिका को मिला के ज्यादा रेवेन्यू नहीं है, पर अभी भी यहाँ एक्सपेंड करने के चांसेस हैं, तो यहाँ एक्सपेंड कर रही है। तो आज के लिए इतना ही। जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और कल मिलते हैं। बाय बाय।